हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो क्या होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो रिक्वेस्टिंग वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आने के बाद आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथे तथा वान ब्लेक ने किया। किसने किया? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथे तथा वान ब्लेक ने किया। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार शंकुल यौगिकों का निर्माण। ठीक, शंकुल यौगिक क्या होते हैं? शंकुल यौगिक यानी उपसय संयोजक यौगिक। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार शंकुल यौगिकों का निर्माण हम कर सकते हैं, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, उनका रंग कैसा है कि जो हम शंकुल यौगिकों का निर्माण करेंगे उनके हम चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं, उनका रंग क्या है, कौन कौन से रंग के हैं वो, उसकी भी व्याख्या हो सकती है। और स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या हम इस सिद्धांत के अनुसार सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं आप कितना हेल्पफुल होने वाला है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके द्वारा हम शंकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब शंकुल यौगिक क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आप कोई भी शंकुल यौगिक ले लीजिए, जैसे K4FeCN6। ठीक है, हम कौन सा शंकुल यौगिक ले रहे हैं? K4FeCN6। ठीक, तो ये हमने शंकुल यौगिक ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया? K4FeCN6 वाला शंकुल यौगिक ले लिया। ठीक, अब इसका हम क्या कर सकते हैं? हम इसके द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोई भी शंकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, इनके हम चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, रंग की व्याख्या कर सकते हैं और इसके स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा हम शंकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं, उनका रंग कैसा है ये बताते हैं और स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथे तथा वान ब्लेक ने किया। वान ब्लेक ने किया। किसने किया? एच बैथे तथा वान ब्लेक ने इस सिद्धांत का यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो अब ये जो वैज्ञानिक है एच बैथे और वान ब्लेक, इन्होंने क्या किया? कुछ परिकल्पनाएं दी हैं शंकुल यौगिकों के निर्माण में। इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं दी हैं। वो परिकल्पनाएं क्या हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बताइए और उनकी परिकल्पनाएं दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको केवल इतना ही नहीं बताना, आपको क्या करना है? इनकी परिकल्पनाएं भी देनी होंगी ताकि आपको पूरे फुल में फुल मार्क्स आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनकी परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो पहली परिकल्पना है वो देख लीजिए। ठीक है, जो वान ब्लेक और एच बैथे ने ये जो निष्कर्ष निकाला शंकुल यौगिकों के निर्माण का, उसकी कुछ परिकल्पनाएं उन्होंने दी हैं वो कुछ इस प्रकार। ठीक है, काफ़ी सारी परिकल्पनाओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली परिकल्पना है वो क्या बोल रही है वो देख लीजिए। ठीक है, एक शंकुल, एक जो शंकुल है, जैसे कि हमने बताया था आपको फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 का। ठीक, तो कोई भी एक शंकुल केंद्रीय धातु आयन, ठीक, उसका कोई भी शंकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसके चारों ओर घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जैसे कि कोई शंकुल होता है कि शंकुल केंद्रीय धातु आयन तथा उसके चारों ओर घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ठीक, कोई भी शंकुल, उसमें एक केंद्रीय धातु आयन होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें जो घिरे हुए आयन होते हैं, विभिन्न लिगेंडों का समूह। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने K4FeCN6 लिया, FeCN6 हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? K4FeCN6 का लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा सेंटर एटम। ये क्या है? हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये CN हमारा क्या है? ये है हमारा लीगेंड। Fe है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और CN हमारा क्या है? लीगेंड है। ठीक है,
और शंकुल यौगिक किसको कहते हैं? इन केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों से बने समूह को हम क्या कहते हैं? शंकुल यौगिक कहते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा किया क्या जाता है? शंकुल यौगिकों का निर्माण होता है, इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या होती है, रूप, रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है वो देखिए कि एक शंकुल कोई सा भी, जैसे हमने ये शंकुल लिया है कौन सा? K4 Fe6 का। तो एक शंकुल केंद्रीय धातु आयन, इसका जो केंद्रीय धातु आयन, अब केंद्रीय धातु आयन कौन सा है देख के बताइए? Fe है। ठीक है, तो इसका जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके चारों ओर घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। अब भाई लिगेंड कौन है? लिगेंड है हमारा Cn। लिगेंड कौन सा है? Cn है। तो लिगेंड में कितनी पावर है? 6 होल 6 है। ठीक है, तो लिगेंड के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। केंद्रीय धातु आयन आपका Fe है, आयरन है, और लिगेंड कितने हैं? 6। तो ये हो क्या जाएगा, कैसे बनाएगा समूह? एक Cn जुड़ा, दूसरा Cn जुड़ा, ये हमारा तीसरा Cn जुड़ा, ये हमारा चौथा Cn जुड़ा, ये हमारा पांचवा Cn जुड़ा और ये हमारा छठवां Cn जुड़ गया। देख सकते हैं आप, ये हमने लिया केंद्रीय धातु परमाणु Fe हमने लिया है, और देख सकते हैं आप 6 Cn ने क्या किया है? इसको चारों ओर से घेर लिया है। तो इनकी परिकल्पनाएं, एच बैथे और वान ब्लेक की परिकल्पनाएं क्या बोल रही हैं? एक शंकुल का केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, एक शंकुल का केंद्रीय धातु आयन और उसके घिरे हुए जो लिगेंड है, लिगेंडों का समूह होता है। ठीक है, ऐसी ज्यामिति वो बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने केंद्रीय धातु आयन Fe ले लिया है और Cn ने क्या बना लिया है? इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक घेरा बना लिया है। ठीक है, एक लिगेंडों का घेरा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे K कितने हैं? K के 4 भाग हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे लिख लेंगे 4K+। ठीक, ये हमने लिख लिया 4K+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4-। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4-। ठीक है, अच्छे से देखिए, ये हमने K4Cn6 एक शंकुल यौगिक लिया है। अब इसकी ज्यामिति हम कैसे बनाएंगे? हमने लिया है शंकुल का केंद्रीय धातु आयन Fe और उसके चारों ओर क्या है? विभिन्न, एक लिगेंड है जैसे Cn6 है ना, Cn6 ने क्या किया है? चारों ओर से एक घेरा बना लिया। इस Fe के चारों ओर से एक घेरा बना लिया। ठीक है, लिगेंडों का घेरा बना लिया। Fe हमारा केंद्रीय धातु सेंटर एटम है और Cn क्या है? हमारा लिगेंड है। तो हमने क्या किया? हमने केंद्रीय धातु आयन Fe लिया और Cn ने क्या किया? Cn ने इसके चारों ओर लिगेंडों का घेरा बना लिया। ठीक है, और पोटेशियम ने क्या किया? पोटेशियम K4+ बाहर जुड़ गया है और 4-। ठीक है, तो इसकी जो ज्यामिति बन रही K4 Fe6 की जो ज्यामिति बन रही है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ज्यामिति है वो कैसी ज्यामिति है? अष्टफल की। अष्टफल की, ये कैसी ज्यामिति बनाता है? अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण करता है। ठीक, तो इनकी जो दूसरी परिकल्पना है वो देख लीजिए, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन के बीच, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन के बीच स्थितिज वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन के बीच स्थितिज वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं ये तो आपको पता है। K4 Fe6 का हमने एग्जाम्पल लिया था, देख सकते हैं आप, हमने क्या किया था? एग्जाम्पल लिया था K4 Fe6 शंकुल यौगिक का हमने लिया था यहाँ पे एग्जाम्पल। तो Fe क्या था? Fe हमारा था सेंटर एटम और Cn क्या था? हमारा लिगेंड था। ठीक, तो लिगेंडों के जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं उनके बीच में स्थितिज वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ये स्थितिज वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते। कौन? लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन। जैसे कि हमने अभी बनाई थी ना अष्टफल की ज्यामिति K4 Fe6 की, कुछ इस प्रकार से ये वाली हमने जो ज्यामिति बनाई थी, इसमें क्या होता है? ये जो लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु आयन से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। कौन कौन? लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन। ठीक, लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच में क्या होता है? स्थितिज वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी नेक्स्ट परिकल्पना कौन सी है। तो हमारी अगली परिकल्पना है
लिगेंडों का, जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं, जब लिगेंड क्या होते हैं, पहले तो ये केंद्रीय धातु आयन से आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, ये आपने देखा भी। तो लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन की ओर जाने पर, जब आकर्षण होगा तो धीरे धीरे चिपकने का प्रयास करेंगे। तो लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन की ओर जाने पर केंद्रीय धातु आयन की ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, लिगेंड भी प्रबल आकर्षण बल द्वारा है, और जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है Fe और Cn, ठीक, Fe और जो Cn है, ठीक है। तो जब Cn यानी लिगेंड, Cn क्या है, लिगेंड है, और Fe क्या है, सेंटर एटम है। ठीक है, तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आएगा तो केंद्रीय धातु आयन यानी Fe की ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, इसके जो डी कक्षक है उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करें Fe का जो एटॉमिक नंबर है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अगर हम क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे लास्ट में क्या आएगा, 4s2 3d6। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4s2 कक्षक तो पूर्ण रूप से भरा होगा, लेकिन डी कक्षक में क्या चाहिए, हमें 3d10 होने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने में भर रहे हैं, 6 में भर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरने की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, 1 2 3 4 1 5, और जब 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएगा। बाकी ये जो 4 कक्षक होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे खाली होंगे। ठीक है, ये 4 कक्षक खाली होंगे, और जो हमारा Cn है वो भी क्या है, उसमें भी वो भी डी कक्षक का एलिमेंट है। तो जब दोनों ही डी कक्षक के एलिमेंट है, तो जब Cn Fe की ओर खिसक के आएगा तो उसके जो ये डी कक्षक हैं उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब आपस में भाई ये भी है डी कक्षक एलिमेंट्स Fe और ये Cn भी क्या है, Cn का होता है एटॉमिक नंबर 112। ठीक है, इसको परमाणु क्रमांक इसका होता है Cn का 112। तो जब दोनों ही डी कक्षक में है, तो जब Cn Fe की ओर आएगा केंद्रीय धातु परमाणु की ओर, तो इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये परिकल्पना है एच बैथे और वान ब्लेक की। और देखते हैं और भी काफ़ी सारी परिकल्पनाएं इन्होंने दी हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो अगली हमारी जो परिकल्पना है वो देख लीजिए, केंद्रीय धातु आयन। जो हमारा केंद्रीय धातु आयन होता है तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण धातु आयन के डी कक्षक की विभिन्न ऊर्जा वाले समूह में टूट जाते हैं। जो इसके डी कक्षक होते हैं वो विभिन्न ऊर्जा वाले समूहों में टूट जाते हैं, और उन समूहों का नाम होता है Eg और T2G। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में काफ़ी बार देखा होगा, जो समान प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में पास मिलाएं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास मिलाएं तो इनके बीच में क्या होगा, ये प्रबलतम आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो वही कहा जा रहा है केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के बीच में। जो हमारा केंद्रीय धातु आयन था Fe और जो इसका लिगेंड था, ठीक, Cn, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, अब भाई जब सेम कंडीशन वाली चीज़ें होंगी तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। उनके बीच में क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण जो धातु आयन के जो डी कक्षक हैं, ठीक, पहले तो आप डी कक्षक समझिए, ठीक, ताकि आपको आगे की थ्योरी आसानी से समझ में आए। तो डी कक्षकों का जो नामकरण होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इनका कुछ नामकरण होता है। जैसे पहले कक्षक का नाम होता है XY, दूसरे का होता है YZ, तीसरे का होता है ZX, चौथे का होता है Z², और पांचवें का होता है X² - Y²। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंडों के क्या इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण धातु आयन के जो डी कक्षक हैं वो विभिन्न ऊर्जा वाले समूहों में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, और जिन समूहों को क्या कहा जाता है, Eg और T2G। तो ये है आपका डी कक्षक, ये आपका क्या है, डी कक्षक। ठीक, तो यही डी कक्षक क्या होगा, 2 समूहों में टूटेगा। किस प्रकार टूटेगा, यहाँ पे देखें।
तो देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु आयन यानी Fe का डी कक्षक है। ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु यानी सेंटर एटम का डी कक्षक है। केंद्रीय धातु आयन Fe का क्या है, डी कक्षक है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु आयन जो Fe है, इसके जब क्या होगा, संपर्क में Cn यानी कि लिगेंड आएगा। ठीक, और इनके जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो जो Fe यानी सेंटर एटम है वो क्या होगा, उत्तेजित होकर दूर हटेगा। ठीक है, उत्तेजित होकर इससे दूर हट गया, थोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर खिसक गया। ठीक, उत्तेजित होकर थोड़ा ऊपर खिसक गया और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी तो इसके जो डी कक्षक है वो आपस में विघटित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा वाले समूहों में विघटित हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। ठीक, ये जो 5 कक्षक हैं वो आपस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। Z² X² - Y² अलग हो जाएगा और XY YZ और ZX वाला कक्षक टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और उनकी परिकल्पनाएं। आई होप आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझ में आया और उनकी परिकल्पनाएं अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।